हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासन संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ाया था। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आज आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो देखिए इसमें इनके विचार। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, उनका जो बचा हुआ विचार है वह मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो इनके विचारों में देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीयों की अभिव्यक्ति। ठीक है, अब इसके संबंध में डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार क्या है, तो देखिए इसमें तो दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार केवल एक संस्कृतिवाद की विचारधारा ही राष्ट्र की रक्षा और विकास के पथ पर अग्रसर हो सकती है। उनके अनुसार द्विसंस्कृति मतलब दो संस्कृति, बहुसंस्कृति मतलब बहुत सारी संस्कृति राष्ट्र के विखंडन का आधार होती है। इसलिए वे एक संस्कृतिवादियों के साथ पूर्ण सहयोग के लिए राष्ट्र के लोगों का आह्वान करते थे, ताकि राष्ट्र का विखंडन से या राष्ट्र को विखंडन से बचाया जा सके और इसके गौरव और वैभव को बढ़ाया जा सके, ये इनका कहना था। इसके बाद वे पश्चिम के पूंजीपति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या रूस के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भारत के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। और दीनदयाल जी का यह मत था कि मुस्लिम लीग के, ठीक है, तो मुस्लिम लीग के द्विसंस्कृतिवाद, कांग्रेस का प्रक्षण द्विसंस्कृतिवाद तथा साम्यवादियों के बहुसंस्कृतिवाद को भी सही नहीं माना था उन्होंने। तो दीनदयाल जी ने इनके जो विचार, इनके जो संस्कृतिवाद है, इनको किसी को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। मुस्लिम लीग का जो द्विसंस्कृतिवाद था उसको भी स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस का प्रक्षण द्विसंस्कृतिवाद था उसको भी स्वीकार नहीं किया, साम्यवादियों का जो बहुसंस्कृतिवाद था इसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगला देखिए कि उन्होंने देशभक्ति की भावना को मनुष्य की अन्य जन्मजात प्रवृत्तियों के समान उन्होंने स्वाभाविक इसको माना है। और उनके अनुसार प्रत्येक देश के सम्मुख राष्ट्र निर्माण का ध्येय पथ है, परंतु सभी के पथ, सभी के रास्ते अलग अलग होते हैं और वे भिन्न भिन्न मार्गों से राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, परंतु यह उनमें मतभेद उत्पन्न कर संघर्ष का कारण बनता है। इसके बाद ये वास्तविकता को जानने के लिए सभी भागों के विश्लेषण की बात कहते हैं और राष्ट्र के कल्याण के लिए सभी देशभक्तों के लिए एक आदर्श पथ की कल्पना भी करते हैं, जो एक संस्कृतिवाद ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगला आता है, उन्होंने कहा है कि हमें भिन्न भिन्न मार्गों का विश्लेषण करना होगा और तभी हम प्रत्येक की वास्तविकता को समझ सकते हैं। और ये इनके 4 मार्ग बताए गए हैं पंडित दीनदयाल जी के द्वारा। तो 4 मार्ग कौन कौन से हैं? तो पहला मार्ग होता है अर्थवादी, दूसरा होता है राजनीतिवादी, और तीसरा होता है मतवादी, और चौथा हो जाता है संस्कृतिवादी। ये 4 मार्ग उन्होंने बताए हैं। तो इसमें देखिए पहला अर्थवादी। अब अर्थवादी इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसमें उन्होंने कहा है कि 4 प्रमुख मार्गों में अर्थवादी यह प्रथम वर्ग है, जो संपत्ति को ही सब कुछ समझता है, संपत्ति को ही सर्वस्व मानता है। ठीक है, ऐसे वर्ग को उन्होंने अर्थवादी कहा है, तथा उसके स्वामित्व एवं वितरण दोषों को सब प्रकार की दुर्व्यवस्था की जड़ मानकर उसमें सुधार करना ही अपना एकमात्र कर्तव्य समझता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि भारत की राजनीति का निर्धारण अर्थनीति के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने कहा था अर्थवादी के संबंध में। तो एग्जाम में अगर 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अर्थवादी मार्ग क्या है, तो ये उन्होंने बताया है इसको। इसके बाद फिर दूसरा आता है राजनीतिवादी। अब इसमें क्या बोलते हैं दीनदयाल जी, देखिए तो राजनीतिवादी यह दूसरा वर्ग है और यह जीवन का संपूर्ण महत्व राजनीतिक प्रभुत्व व्याप्त करने में ही समझता है, तथा
राजनीतिक दृष्टि से संस्कृति, मजहब मतलब धर्म तथा अर्थनीति की व्याख्या करता है ये। ठीक है, इनका यह कहना था कि जो राजनीतिवादी है तो यह क्या करता है, तो यह संस्कृति, धर्म और अर्थनीति इन सब की व्याख्या राजनीतिक दृष्टि के आधार पर करता है। फिर इसके बाद में अर्थवादी यदि एकदम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अथवा बिना मुआवजा दिए जमींदारी उन्मूलन चाहता है तो राजनीतिवादी अपने राजनीतिक कारणों से ऐसा करने में असमर्थ होता है। इस प्रकार उसके लिए संस्कृति एवं मजहब का भी मूल्य अपनी राजनीति के लिए ही होता है, ये उन्होंने कहा है दीनदयाल जी ने। अब इसके बाद देखिए इसमें दूसरा होता है मतवादी। तो तीसरा वर्ग इसमें मतवादी होता है और यह वर्ग अपने अपने मजहब मतलब धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही देश के राजनीतिक अथवा अर्थनीति को चलाना चाहता है। और इस प्रकार का वर्ग मुल्ला, मौलवियों तथा रूढ़िवादी कट्टरपंथियों के रूप में अब भी विद्यमान है और आजकल इसका प्रभाव अब नहीं रह गया है। ठीक है, तो दीनदयाल जी का कहना था कि कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो हमारे देश में राजनीति चलाते हैं या अर्थनीति को चलाते हैं, तो जिसमें मुल्ला मौलवी होते हैं और जो पुरानी विचारधाराएं थी, कट्टरपंथी थे, वो इसको बढ़ावा देते थे। लेकिन अब वर्तमान में यह मतवादी विचारधारा तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आता है संस्कृतिवादी। अब संस्कृतिवादी यह चौथा वर्ग है, ध्यान रखना है आपको। तो चौथा वर्ग संस्कृतिवादी है और यह वर्ग भारत में बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसका विश्वास यह है कि भारत की आत्मा का स्वरूप प्रमुखतः संस्कृति ही है। हमारे भारत में हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। ठीक है, तो भारत की आत्मा किस में है, तो संस्कृति में है। ये हम पंडित दीनदयाल जी के अनुसार आपको बता रहे हैं। अतः उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृति की रक्षा और उसका विकास ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये मानता है संस्कृतिवादी। फिर यदि हमारी संस्कृति ह्रास हो मतलब कम हो रही हो तो हमने पश्चिम के अर्थ प्रधान अथवा भोग प्रधान जीवन को अपना लिया तो हम निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो संस्कृतिवादी विचारधारा का यह मानना है कि हमें पश्चिमी संस्कृति को नहीं अपनाना है और अगर हम उसको अपनाते हैं तो आने वाले समय में निश्चित ही हमें इसका नुकसान भोगना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर यह वर्ग भारत में बहुत बड़ा है। ठीक है, ये है संस्कृतिवादी के बारे में कुछ विचार दीनदयाल जी के। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला भारत की विश्व को देन। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विश्व में कुछ योगदान रहा है, मतलब भारत की विश्व को देन। तो इस भारत की विश्व को क्या देन है, तो इसके संबंध में दीनदयाल जी के कुछ विचार हैं। तो इसमें देखिए पहला विचार उनका यह है कि भारतीयता की अभिव्यक्ति राजनीति के द्वारा न होकर उसकी संस्कृति के द्वारा होती है, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भारतीयता की अभिव्यक्ति कैसी होती है, तो राजनीति के द्वारा नहीं होती है। हमारे भारत को संस्कृति के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में, ये उनका कहना था। इसके बाद फिर विश्व को यदि हम कुछ सिखा सकते हैं तो उसे अपनी संस्कृति, सहिष्णुता एवं कर्तव्य प्रधान जीवन की भावना की शिक्षा ही दे सकते हैं। तो उपाध्याय जी का यह कहना था कि अगर विश्व को हम कुछ देना चाहते हैं, यदि विश्व को हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो हम हमारी संस्कृति के बारे में सिखा सकते हैं, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता के बारे में बता सकते हैं और कर्तव्य प्रधान जीवन की भावना की शिक्षा हम विश्व को दे सकते हैं, राजनीति अथवा अर्थनीति की नहीं। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि हम विश्व को राजनीति की शिक्षा नहीं दे सकते, विश्व को अर्थनीति की शिक्षा नहीं दे सकते। इसके बाद फिर अर्थ, काम और मोक्ष के विपरीत धर्म की प्रमुख भावना ने भोग के स्थान पर त्याग और अधिकार के स्थान पर कर्तव्य और संकुचित सहिष्णुता के स्थान पर विशाल एकात्मकता प्रकट की है। ठीक है, और इनके साथ ही हम विश्व में गौरव के साथ खड़े हो सकते हैं, ये उपाध्याय जी ने बताया है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर में कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारत के विश्व को देन क्या है, लिखिए। तो ये आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए संघर्ष का आधार। ठीक है,
अब संघर्ष के आधार के अंतर्गत उपाध्याय जी क्या कहते हैं, तो भारतीय जीवन का प्रमुख तत्व उसकी संस्कृति अथवा धर्म होने के कारण उसके इतिहास में जो भी संघर्ष हुए हैं वे अपने संस्कृति को बचाने के लिए या संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए ही हुए हैं तथा इसी के द्वारा हमने विश्व में भी ख्याति प्राप्त की है या प्रसिद्धि प्राप्त की है और हमने बड़े बड़े साम्राज्यों के निर्माण को महत्व न देकर अपने सांस्कृतिक जीवन को नष्ट नहीं होने दिया। उपाध्याय जी कहते हैं कि हमने बड़े बड़े साम्राज्यों के निर्माण को महत्व नहीं दिया है, हमने सांस्कृतिक जीवन को महत्व दिया है और हमने हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। कई लोगों ने अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यदि हम मध्य युग का इतिहास देखें तो हमारा वास्तविक युद्ध अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए ही हुआ था, ये उनका कहना था। इसके बाद फिर जैसे राणा प्रताप, राजपूतों का युद्ध केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी हुआ था। ऐसे ही जो छत्रपति शिवाजी थे, तो छत्रपति शिवाजी ने जो युद्ध लड़ा था तो उन्होंने भी युद्ध किस लिए लड़ा था, तो उन्होंने भी अपने धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है। इसके बाद में गौ ब्राह्मण प्रतिपालक के रूप में उन्होंने कार्य किया था, ठीक है। तो जो उनका भी कहने का मतलब यही था दीनदयाल जी का कि जो शिवाजी भी थे तो शिवाजी भी युद्ध इसलिए लड़ रहे थे कि अपनी संस्कृति की रक्षा की जा सके, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है संस्कृतियों का संघर्ष। तो इसमें दीनदयाल जी उपाध्याय के क्या मत है, तो देखिए इसमें तो आज भी भारत में प्रमुख समस्या संस्कृति की ही है। वह आज दो प्रकार से है। तो दो प्रकार से किस प्रकार से, तो पहला देखिए इसमें कि संस्कृति को ही भारतीय जीवन का प्रथम तत्व मानना, ठीक है, इसके कारण संघर्ष होता है। तो आज हम देखें कि हमारे भारत में संस्कृति एक बड़ी समस्या है, ठीक है, और इसको दो प्रकार से उपस्थित है। तो पहला प्रकार हमने बताया आपको कि जो संस्कृति है तो संस्कृति को ही भारतीय जीवन का प्रथम तत्व माना गया है, इसके लिए संघर्ष होता है। और दूसरा यह है कि इसे मान लेने पर उस संस्कृति का रूप कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके कारण हमारे भारत में संस्कृतियों का संघर्ष होता है और संस्कृतियों को जीवन का प्रमुख एवं आवश्यक तत्व मान लेने पर उसके स्वरूप के संबंध में झगड़ा नहीं रहता और न उसके संबंध में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है। और यह मतभेद तब उत्पन्न होता है जब अन्य तत्वों को प्रधानता देकर संस्कृति को उसके अनुरूप उन ढांचों में ढालने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद फिर भारत में संस्कृति के तीन वर्ग होते हैं, ये याद रखना है आपको। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में संस्कृति के कितने वर्ग हैं। उपाध्याय जी के अनुसार तो तीन वर्ग होते हैं। तो वे तीन वर्ग कौन कौन से होते हैं, तो पहला वर्ग इसमें देखिए एक संस्कृतिवाद, दूसरा होता है द्विसंस्कृतिवाद और तीसरा होता है बहुसंस्कृतिवाद। तो ये उन्होंने बताए हैं। तो एक संस्कृतिवाद में एक संस्कृति होती है, द्विसंस्कृतिवाद में दो संस्कृतियां होती है, बहुसंस्कृतिवाद में बहुत सारी संस्कृतियां होती हैं, ठीक है। तो ये संस्कृति के तीन वर्ग उपाध्याय जी ने बताए हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में 3 नंबर में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर संस्कृतियों का संघर्ष, यह 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए इसमें एक संस्कृतिवाद। तो एक संस्कृतिवाद यह क्या है, तो देखिए इसमें तो इसके समर्थक भारत में विकसित एक ही भारतीय संस्कृति का समर्थन करते हैं या एक ही भारतीय संस्कृति का अस्तित्व मानते हैं तथा अन्य संस्कृतियों के लिए जो विदेशों से भारत में आई हैं यह समझते हैं कि वह भारतीय संस्कृति में कुछ समय के बाद विलीन हो जाएगी या मिल जाएगी, ये उनका मानना है। इसके बाद फिर जो द्विसंस्कृतिवाद होता है, तो द्विसंस्कृतिवादी क्या कहते हैं, तो देखिए इसमें तो द्विसंस्कृतिवादी भारत में 2 प्रकार के वर्ग होते हैं, पहला स्पष्ट और दूसरा प्रच्छन्न। ये 2 संस्कृति भारत में होती है। तो पहला देखिए इसमें स्पष्ट और फिर उसके बाद दूसरा बताएंगे हम आपको प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब छुपा हुआ या छुपी हुई, ठीक है। तो पहला वर्ग भारत में स्पष्टतः 2 संस्कृतियों का अस्तित्व मानता है तथा उनको बनाए रखने का प्रयास भी करता है।
जैसे हमारे भारत में मुस्लिम लीग, ठीक है, ये या वे हिंदू और मुस्लिम दो संस्कृतियों को मानते हैं तथा उनका यह आग्रह था कि मुसलमान अपनी संस्कृति की रक्षा अवश्य करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर दो संस्कृतियों के आधार पर ही उन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत भी सामने रखा था, जिसके परिणाम को हम पिछले कई वर्षों में भली भांति देख चुके हैं और इसका अनुभव भी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि दूसरा वर्ग। तो दूसरा वर्ग प्रक्षण या द्विसंस्कृतिवादी के वे लोग होते हैं जो स्पष्टतः दो संस्कृतियों का अस्तित्व नहीं मानते हैं, लेकिन मूल रूप से एक संस्कृति एवं एक राष्ट्र का ही राग अलापते रहते हैं, किंतु व्यवहार में दो संस्कृतियों को मानकर उसका समन्वय करने का प्रयास भी करते रहते हैं। और वे यह तो मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो संस्कृतियां हैं, किंतु उनको मिलाकर एक नई हिंदुस्तानी संस्कृति बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था इसका प्रक्षण वर्ग जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब आता है बहुसंस्कृतिवादी, मतलब बहुत सारी संस्कृति। तो कुछ ऐसे लोग या वे लोग हैं जो बहुत सारी संस्कृतियों का समर्थन करते हैं। तो देखिए इसमें ये वे लोग हैं जो प्रत्येक प्रांत की एक अलग संस्कृति मानते हैं तथा उस प्रांत को उस आधार पर आत्मनिर्णय का अधिकार देकर बहुत कुछ अंश में स्वतंत्र ही मान लेते हैं। मतलब बहुसंस्कृतिवादी मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि हमारे भारत में जितने राज्य हैं उतने ही प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, ठीक है। और उस प्रांत को उस आधार पर आत्मनिर्णय का अधिकार देकर बहुत कुछ अंश में स्वतंत्र ही मान लेते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य हमारे भारत में जो उनके संस्कृति के अनुसार कार्य करते हैं और उनकी संस्कृतियों के लिए उन्हें स्वतंत्रता भी दी गई है। साम्यवादी एवं भाषा अनुसार प्रांतवादी लोग इस वर्ग में आते हैं। तो हमारे भारत में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के समुदाय भारत में रहते हैं या विभिन्न समुदाय के लोग भारत में निवास करते हैं। सबकी अलग अलग संस्कृति होती है, सबकी अलग अलग भाषाएं होती है, खान पान रहन सहन सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वर्ग को इसमें बहुसंस्कृति में शामिल किया गया है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संबंध में विचार। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो पहले आप देखिए इसमें अंत्योदय का अर्थ क्या होता है। तो जो अंत्योदय शब्द होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अंत धन उदय बराबर अंत्योदय। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अंतिम व्यक्ति का उदय। इसके बाद फिर इसका छोटा सा आप अर्थ याद रख सकते हैं कि समाज के सबसे निचली पंक्ति के व्यक्ति तक आर्थिक विकास का पहुंचना ही अंत्योदय कहलाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह विचार था कि समाज में जो अंतिम व्यक्ति है, जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, उसका विकास करना, उसको आर्थिक सुविधा प्रदान करना, यही अंत्योदय कहलाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अंत्योदय एक आर्थिक विचार है जो आर्थिक विकास के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करना चाहता है। और अंत्योदय जैसे परोपकारी राज्य का जन्म तब होता है जब मानव प्राप्त संसाधनों व उत्पादनों का मानवीय आधार पर वितरण की न्याय संगत व्यवस्थाओं को समर्पित करते चले और राजनीतिक शक्ति का प्रजा में विकेंद्रीकरण कर जिस प्रकार शासन संस्था का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार आर्थिक शक्ति का भी प्रजा में विकेंद्रीकरण कर अर्थव्यवस्था का निर्माण एवं संचालन होना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे अगला आता है कि राजनीतिक प्रजातंत्र में व्यक्ति को अपने रचनात्मक क्षमता को व्यक्त करने का पूरा अवसर मिलता है। ठीक उसी प्रकार आर्थिक प्रजातंत्र में भी व्यक्ति की क्षमता को, ठीक है, तो व्यक्ति की क्षमता को व्यक्त करने का उसे पूरा अवसर और प्रत्येक अवस्था में मिलना चाहिए। तो दीनदयाल जी का यह विचार था कि जिस प्रकार से राजनीतिक प्रजातंत्र में
व्यक्ति को अपनी क्षमता या अपनी रचनात्मक क्षमता को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र में व्यक्ति को या व्यक्ति की क्षमता को व्यक्त करने का उसको अवसर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद फिर अंत्योदय के विचार को साकार करने के लिए उपाध्याय जी ने आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया था और उनका यह मानना था कि जिस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय से व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना से अंतिम व्यक्ति को भी कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। दीनदयाल जी का यह विचार था कि आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि हर व्यक्ति के पास अपना खुद का काम होना चाहिए, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, ठीक है, ऐसा कार्य उसे दिया जाए कि वह आत्मनिर्भर हो जाए और उसकी आय अच्छी हो ताकि वह अपना जीवन ठीक ढंग से व्यतीत कर सके, ठीक है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। यह आर्थिक लोकतंत्र की बात कहते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, मतलब हर व्यक्ति के पास खुद का काम होना चाहिए। इसके बाद जिस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र का सार वोट का अधिकार है, उसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र का सार प्रत्येक व्यक्ति को काम प्रदान करना है या प्रत्येक व्यक्ति के पास काम, ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को काम प्राप्त हो, यह आर्थिक लोकतंत्र होता है। ये लोकतंत्र आर्थिक लोकतंत्र का सार है, ये उपाध्याय जी ने कहा था। तो जब प्रत्येक व्यक्ति को काम के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि काम प्रथम तो जीविकोपार्जनी हो तथा दूसरा व्यक्ति को उसको चुनने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को काम प्राप्त हो या हर व्यक्ति के पास काम हो, लेकिन काम उसके पसंद के अनुसार होना चाहिए, काम चुनने की उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबरदस्ती किसी व्यक्ति पर काम थोपा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो व्यक्ति अपनी इच्छा से जो काम कर सके उसको वह काम दिया जाना चाहिए। यही सच्चा आर्थिक लोकतंत्र होगा, सच्चा आर्थिक लोकतंत्र होगा, ये उपाध्याय जी का विचार था। इसके बाद फिर कि यदि काम के बदले में राष्ट्रीय आय का न्यायोचित भाग उसे नहीं मिलता हो तो उसके काम की गिनती बेकार में होगी या बेगार में होगी। तो उपाध्याय जी का यह मत था कि अगर किसी व्यक्ति को काम मिलता है और उसके काम से जो उसे आय प्राप्त होती है और उस आय का भाग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है तो वह काम नहीं है, वह तो क्या होगा, बेकार होगा, ठीक है। इसके बाद फिर दीनदयाल जी कहते हैं कि जैसे बेगार हमारी दृष्टि में काम नहीं होता है, वैसे ही व्यक्ति के द्वारा काम में रहते हुए भी अपनी शक्ति भर उत्पादन न कर सकना काम नहीं है, ठीक है। तो उनका कहने का सीधा सा मतलब यह था कि हर व्यक्ति के पास काम हो और काम से जो उसे आय प्राप्त होती है उसे इतनी आय प्राप्त हो कि अपनी समस्त आवश्यकताओं वह स्वयं पूरी कर सके, किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े। इसके बाद में उन्होंने अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी सही नहीं बताया था। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दूसरे के नियंत्रण में रहकर जो रोजगार प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो इसको वे बेकार ही कहते थे या बेकारी की। उन्होंने कहा था कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है यह एक प्रकार की बेकारी ही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति अपना कार्य खुद करे, अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो और हर व्यक्ति को अधिक से अधिक आय प्राप्त होना चाहिए, यह उनका विचार था। इसके बाद फिर राज्य को अर्थ के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो राज्य होता है उसको अर्थ के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए और पूंजीवादी व्यवस्था पहले आर्थिक क्षेत्र पर आधिपत्य जमाकर अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो वही समाजवाद राज्य को संपूर्ण उत्पादन के साधनों का स्वामी बना देता है। अतः ये दोनों ही अवस्थाएं व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकार व उसके स्वस्थ विकास के प्रतिकूल हैं। अतः हमें केंद्रीकरण के साथ साथ शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर भी विचार करना चाहिए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था अंत्योदय के संबंध में, ठीक है फ्रेंड। अब इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे, तो जो अंत्योदय
के बारे में हमने आपको बताया है। यह 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो निष्कर्ष आपको सिर्फ 11 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें लिखना है, 5 नंबर के क्वेश्चन में निष्कर्ष नहीं लिखना है। और निष्कर्ष ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। मतलब जितना आपने आंसर लिखा है, उत्तर लिखा है, उसका 1/3 होना चाहिए आपका निष्कर्ष, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। तो उपरोक्त सभी तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत में एक राजनीतिक विचारक भी थे, उसके साथ साथ समाजवादी भी थे। वे भारत में आर्थिक लोकतंत्र लाने के पक्ष में थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में भारत में हम देखते हैं कि आज भी जो आर्थिक योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों को जो काम प्रदान किया जा रहा है, इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस इतना निष्कर्ष आपको लिखना है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा निष्कर्ष आपका नहीं होना चाहिए फ्रेंड, और निष्कर्ष आपको सिर्फ 11 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो टॉपिक था वह समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।